नमस्कार दोस्तों, मैं राजा चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ठकुरराज स्टडीज। दोस्तों, चैनल की शुरुआत तो लगभग 1 साल पहले ही हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक्टिवली आप लोगों के साथ संवाद किया जाए कुछ विषयों के माध्यम से। तो मैंने काफ़ी इस विषय पर सोचा विचार किया कि कौन सा ऐसा सर्वप्रथम विषय का चयन किया जाए जिसके माध्यम से आपसे एक बेहतर संवाद किया जा सके। दोस्तों, काफ़ी किताबें हैं, ऐसे तो किसी भी किताब को उठाया जा सकता है या फिर अपने कोर्स को भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगा कि ये जो एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी है दोस्तों, ये अपने आप में काफ़ी रोचक किताबों में से एक मानता हूं मैं इसको। पोस्टर के माध्यम से आप समझ ही चुके हैं कि हम किस पुस्तक की बात कर रहा हूं या किस पुस्तक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस पुस्तक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। मतलब कि आजादी के बाद का जो इतिहास है वो इस एनसीईआरटी के माध्यम से बड़ी बेहतर तरीके से कवर किया गया है। और सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है आप में से जो हिस्ट्री एकदम से पढ़ना चाहता है तो वो अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन कर सकता है। एंड अनअकैडमी पर मेरा बिल्कुल फ्री में आप हिस्ट्री का कोर्स देख सकते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यूअर मुझे अगर इस वक्त सुन रहा है जो हिस्ट्री को लेकर के काफ़ी परेशान है कि इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप अनअकैडमी पर सर्च कीजिएगा और वहाँ पर आपके लिए मेरे हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स फ्री हैं। वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। जैसा कि आपको पता है, दिस सेशन प्रेजेंटेड बाय मी, मतलब राजा चौधरी। क्लियर दोस्तों? ये जो बुक है वो क्लास 12th की किताब है। तो स्वतंत्रता के बाद की जो कहानी है इस बुक में हम पढ़ेंगे। और सबसे मजेदार चीज ये है कि जो भारतीय राजनीति का एक चेहरा है ना, कांग्रेस की राजनीति का दौर जो चला, या फिर वह कुछ स्वायत्ता के मुद्दे हो राज्यों को लेकर के, या नेशनल इमरजेंसी हो, बड़े रोचकदार विषयों को हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1। आप टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी। दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हमारे सामने कई चैलेंज थे। चलिए, मैं सबसे पहले आपसे पहले ही विषय पर बात करता हूं। मैंने कहा आपसे 15 अगस्त 1947। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि भाई ये क्या चीज है। हम जानते हैं कि भाई ये हमारे आजादी की तारीख है और क्या है। लेकिन दोस्तों, टेक्निकली अगर मैं बात करूं, तकनीकी आधार पर इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों आज आप इसका मतलब समझ लीजिएगा। राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण। राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण मतलब किसके द्वारा? अंग्रेजों से भारत के हाथ में आती है। पहले जो सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी अब वह भारतीयों को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब केवल राजनीतिक सत्ता का ही हस्तांतरण था? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों कि भारतीयों का आर्थिक विकास हो गया, या भारतीय बेरोजगारी से मुक्त हो गए, या गरीबी नाम की जो चीज या फिर अकाल नाम की जो चीज भारत में देखी जा रही थी अब वो देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं था। क्लियर हुआ ये चीज? अगर दोस्तों आप मान के चलिए, अगर संविधान नाम की कोई चीज अगर हमारे देश में नहीं बनती, तो आप सोच करके देखिए इस तारीख का महत्व कितना रह जाता। तो अपने आप में आजादी मिलना ही काफी नहीं था दोस्तों, उसके साथ सबसे जरूरी था कि हमको आजादी कैसे मिली। आजादी मिलने के बाद का जो सफर तय किया वो किस माध्यम से किया, और किन किन माध्यमों का हमने प्रयोग किया अपने आर्थिक विकास में, ये सारी चीजें एक अहम भूमिका निभाने वाली थी।
दोस्तों ये जो चैप्टर है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। ये जो चैप्टर बात करने वाला है वो करेगा भाई 3 विषयों पर। 3 विषयों पर ये चैप्टर बात करेगा। नंबर 1 हमारी आजादी के बारे में, दूसरा विभाजन की त्रासदी, विभाजन नामक जो त्रासदी थी उस पर बात करेगा, और तीसरा जो विषय है हमारा राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। क्लियर, राज्यों का पुनर्गठन है, और इससे पहले एक और विषय है राज्यों के पुनर्गठन से पहले, वो है देसी रियासतों का विलय। ये जो देसी रियासतों का जो विलय और राज्यों का पुनर्गठन है, मैं इनको एक ही में कंबाइंड करके पढ़ाऊंगा, तो इसलिए हमारे जो टॉपिक बने मित्रों वो 3 बने, 3 टॉपिक हमारे बने इस चैप्टर के अंतर्गत। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो कोर्स है ना, ये जो चैप्टर है आपको हेल्प कहाँ करेगा भाई? ये हेल्प करेगा आपको सबसे ज्यादा मेंस में करेगा, और प्री में भी 1-2 क्वेश्चन की संभावना है, एक आध पॉइंट की आपको हेल्प यहां से जरूर मिलेगी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 यही बन जाएगा भाई, विभाजन को लेकर के बन सकता है। विभाजन को लेकर के मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आने के बाद ये चर्चाएं होती हैं कि ये कहां से आया। दूसरा दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, या फिर देसी रियासतों के विलय को लेकर के। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं भाई, 2 प्रश्न यहां से बन सकते हैं यूपीएससी मेंस के लेवल पर, तो पहले ही बता दिए गए हैं, आप इनको तैयार करिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने की तारीख क्या थी? 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त। दोस्तों ये इन दोनों तारीखों का मतलब क्या है? दरअसल था क्या, उस समय हमारे देश के जो वायसराय थे वो थे माउंटबेटन। उनको जो पार्टी अटेंड करनी थी, एक जगह तो लाहौर में भी करनी थी और दूसरी जगह उनको इंडिया मतलब दिल्ली में भी करनी थी। तो ऐसे में उनको दोनों जगह अटेंड करनी थी, तो रात को 12 बजे से पहले उन्होंने लाहौर में सेरेमनी को अटेंड किया, और उसके बाद में 15 अगस्त को उन्होंने भारत में इस सेरेमनी को, मतलब कि ये जो एक पार्टी जो फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उन्होंने फिर दिल्ली में इसको अटेंड किया। तो दिल्ली में आते आते 12 बजे के बाद तक पहुंचे, तो इसलिए वो 15 तारीख हो जाती है। तो पाकिस्तान की आज़ादी का समय दोस्तों 14 अगस्त माना जाता है, और भारत की आज़ादी का समय 15 अगस्त माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने ना, अब ये जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइज हो रहा था, ये हो रहा था संविधान सभा के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर दोस्तों, इस पॉइंट को याद करिए, कहां पर हो रहा था? संविधान सभा के अंदर हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर एक बड़ा ही फेमस भाषण दिया। अब वो भाषण क्या है उसको मैं एंटरटेन या नहीं करने वाला। उसको कहा जाता है दोस्तों ट्रस्टी विद डेस्टिनी। इसको आप रट लीजिएगा, ट्रस्टी विद डेस्टिनी के नाम से जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण है वो काफी फेमस है। क्लियर? चलिए, अब दोस्तों जब हमारा देश स्वतंत्रता का संघर्ष कर ही रहा था, तो उस समय पर ना कुछ बातें काफी जोरों से गा बजा के प्रस्तुत की जा रही थी। भाई एक तो ये कहा जा रहा था, जब भाई हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा ना, तो भाई ब्रिटेन की तरह ना लोकतंत्र होगा, भाई डेमोक्रेसी होगी हमारे देश में। अब भाई डेमोक्रेसी क्या होता है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब सामान्यतः मैं आपको ये बता दूं, जहां पर जनता का शासन हो, जो मुखिया जो देश का चुना जाए वो जनता के द्वारा चुना जाए, और वो जनता के हित में निर्णय ले। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों में से भी मुखिया बनने का अधिकार हो। क्लियर दोस्तों? और सिर्फ लोकतंत्री दोस्तों काफी नहीं है, एक बड़ा मुद्दा था कल्याणकारी राज्य का। कल्याणकारी राज्य को आज का जो डीपीएसपी में जो हमारा संविधान है उसमें जगह दी गई, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं थे, इसीलिए इनको अलग से डीपीएसपी में जगह दी गई, बल इनको मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं बनाया गया। चलिए खैर, ये तो एक अलग बहस है, इस पर हम कभी और दिन चर्चा करेंगे। दोस्तों जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो एक तरफ तो फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था, है ना, लोग एंजॉय कर रहे थे कि हमको आज़ादी मिली है। साहित्यकार अपना अलग ही आनंद ले रहे थे कि भाई आज़ादी मिली है, कोई मजाक बात थोड़ी है। वो साहित्य लिखे जा रहे थे एक अलग ही आनंद में कि आज़ादी मिली, मानो मतलब क्या उनको ऐसा क्या चीज़ मिल गई। अभी तो सत्ता अंग्रेजों के हाथ से भारतीयों के ही हाथ में तो आई है, अभी ऐसा क्या परिवर्तन आ गया।
दोस्तों उसी समय पर एक बड़ी घटना हमारे देश में ये थी, विभाजन नामक त्रासदी। ये विभाजन की त्रासदी वास्तविकता में एक बड़ी घटना थी। क्यों? क्योंकि 5 से 10 लाख लोग दोस्तों इसमें मारे गए थे, मतलब शहीद हो गए। कम से कम 80 लाख लोग मित्रों अपने घरों से विस्थापित हुए। तो इसीलिए दोस्त इसे हम कहते हैं एक बड़ी त्रासदी। तो ये हमने चीज देश की स्वतंत्रता के समय पर झेली। तो ये स्वतंत्रता पर एक बड़ा धब्बा था। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे सामने भाई 3 चुनौतियां थी, जिनका अध्ययन हम इस पाठ में नहीं करने वाले, उनका अध्ययन करेंगे हम दूसरे चैप्टर्स में। भाई एक बड़ा 3 चुनौतियों में से पहली चुनौती थी, हम देखते हैं अपने देश को क्या, भाई धर्म के नाम पर इतना बटा हुआ है हमारे देश के अंदर, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू। हिंदू के अंदर भी देखिए कितना डिवीजन है, सैविज्म, वैष्णविज्म, है ना, ये सब हमको देखने को मिलता है। फिर आगे चल करके मुस्लिम, सिख, ये और ईसाई, ये भी इससे ऐड हो गई। अब ऐसे में दोस्तों इन सारे धर्म के लोगों की, जिनकी सबकी धार्मिक मान्यताएं काफी अलग हैं, उन सबको एक सूत्र में बांधना कितना जटिल कार्य था, और ये सारा काम हमें करना था। और दूसरा दोस्तों, भाषा के आधार पर उड़ीसा का व्यक्ति उड़िया बोलता है। अब भाई आंध्र प्रदेश का व्यक्ति तेलुगु बोलता है ना, कन्नाडा का, सॉरी वो कर्नाटक का व्यक्ति कन्नड़ बोलता है, केरल का व्यक्ति मलयालम बोलता है, तमिलनाडु का तमिल बोलता है, पंजाब का पंजाबी बोलता है। अब पहाड़ी, कहीं पर पहाड़ी बोली जाती है। क्लियर? तो इन सारे लोगों को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, ये तो बड़ी चुनौती थी। और क्षेत्र के आधार पर विविधता थी। अब हम पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को देखें, वो काफी डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स क्षेत्र हमको नजर आता है। नस्ल के आधार पर भी विभाजन हमको देखने को मिलता है। दोस्तों इतने बड़े ऐसे ऐसे देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, और संविधान का कैसे निर्माण हो कि वो सभी की अभिव्यक्ति एक पुस्तक कर दे। तो दोस्तों इस बात में हम सुखी हैं भाई अपने संविधान निर्माताओं की तरफ से, कि उन्होंने अच्छा काम किया संविधान को लेकर के। और दोस्तों कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है, यह विविधताओं में, ये विविधताओं, ये जो भारत की जो विविधता है, उन सबका प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, ठीक है, मेंस के लेवल पर, कि भारतीय संविधान जो है भारत की तरह काफी डाइवर्स है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आपको बताना होगा कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कहीं पर संविधान ने स्वायत्तता दे रखी है, 22 भाषाओं को संविधान में जगह दे रखी है। धर्म, किसी भी धर्म को मानने की, उसकी उपासना करने की, उसका प्रसार तक करने की हमको मौलिक अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं। क्लियर? तो एक प्रश्न तो यहीं से बनता है मीन्स का, आप इसको कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड चैलेंज था लोकतंत्र को कायम कैसे किया जाए। अब लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए? अब लोग कह रहे थे कि भैया लोकतंत्र तो बहुमत का शासन है, अब मान के चलिए जो जिस धर्म या जिस भाषा का बहुमत होगा उसकी चलेगी भाई। अब मान के चलिए हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, कल को पार्लियामेंट में कोई लॉ आता है कि चलो भाई हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, और भाई जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो भाषाओं के कम लोग हैं, उनको, उन पर इसका दबाव बढ़ेगा। तो ऐसे में लोकतंत्र कैसे कायम रह पाएगा? तो इसको लेकर के एक बड़ा चैलेंज था। और तीसरा चैलेंज था दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब एक लोगों में समानता रहे, आर्थिक उन्नति रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दोस्तों, अगर कल्याणकारी राज्य नहीं होगा तो लोगों के अंदर वंचना, डिप्रेवनेस जैसी भावना पैदा होगी। अगर लोगों के अंदर वंचना पैदा होगी तो हमको कई धारणाएं लोगों के अंदर पैदा होंगी, जैसे कि नक्सलवाद है, या फिर वो सरकार के खिलाफ जाने वाली धारणाएं। अगर सरकार अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो लोगों का भरोसा सरकार पर नहीं बनेगा। अब दोस्तों हुआ क्या, जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय पर दो देश सामने आए, एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। तो अगर आप नक्शे में देखें तो उस समय का जो पाकिस्तान था वो कैसे था। आप चलिए, मैप मैंने ऐड नहीं किया है भाई आज की क्लास में, ये गलती हो गई मेरे से।
चलिए मैं आपको समझाता हूं भाई। जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, मतलब उत्तर पश्चिम का जो फ्रंट है, वहां पर हम देखें पंजाब वाला एरिया है, अब बलूचिस्तान वाला एरिया, सिंध वाला एरिया, और ये जो एरिया है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। तो यहाँ पर इस क्षेत्र को लेकर के पाकिस्तान का गठन किया गया। और बंगाल का जो विभाजन हुआ, मतलब पूर्वी बंगाल में, तो ये जो पूर्वी बंगाल था इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो भारत के दो हिस्सों पर ये निर्माण किया और बीच में कोई गलियारा खास नहीं था। तो यही तो परिणाम बना 1971 में जाकर के कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो जाकर के बांग्लादेश में तब्दील हो गया। दोस्तों ये जो विभाजन की जो प्रक्रिया है ये काफी समय से शुरू हो चुकी थी। मुस्लिम लीग नाम की पार्टी थी, उसने क्या कहा भाई, उसने कहा कि उसने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया, मतलब टू नेशन थ्योरी। भाई टू नेशन थ्योरी क्या है, उसने कहा कि सुनो भाई, भाई ध्यान से सुनना, टू नेशन थ्योरी क्या है। उसने कहा कि जो भारत जो है ना वो कोई एक एक पंथ या एक संप्रदाय के लोगों का देश नहीं है दोस्तों। ये दो कम्युनिटी का देश है, ये दो कौमों का देश है ना। वो है एक हिंदू और एक है मुसलमान। ये बड़ी भद्दी बात थी भाई, इसमें तो सिख भी रहते थे, इसमें ईसाई भी रहते थे। उन सबको इग्नोर मारते हुए इन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश है भारत। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि भाई ये बिल्कुल फर्जी बात है। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि ये तो, और मुस्लिम लीग का हमेशा से मानना रहा था कि ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो इन्होंने मुसलमानों, सबसे पहले तो इनकी डिमांड थी कि हमको पृथक निर्वाचन दिया जाए, कि मुसलमान व्यक्ति मुसलमान नेता को ही वोट दे। विभाजन की प्रक्रिया यहां से धीरे धीरे शुरू हुई थी। तो जिस बुक में जितना वर्णन किया गया हम उतना ही एनालिसिस करेंगे। और कांग्रेस ने इस नीति का विरोध किया कि भाई मुसलमान भी इस देश का ऐसा ही नागरिक है जैसे कि हिंदू है, ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही देश के नागरिक हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हुआ क्या, जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो उसी समय पर धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन को आधार बनाया गया। क्योंकि अब विभाजन की जो डिमांड थी अब काफी बड़े स्तर पर हो रही थी। बुक में यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट किया गया है विभाजन से ही। तो विभाजन की हिस्ट्री क्या है इसको लेकर के मैं यूट्यूब पर कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम समझते हैं जितना बुक में दे रखा है। दोस्तों धार्मिक बहुसंख्या को आधार बना करके, मतलब रिलीजियस मेजोरिटी को आधार बनाया गया, किसका भाई, विभाजन का। किसको आधार बनाया गया, रिलीजियस मेजोरिटी को। भाई ये क्या बात है, भाई ये ऐसा है भाई जिस प्रांत में जो धर्म के लोग ज्यादा हैं उसे उसी धर्म का देश घोषित कर दो। जैसे कि मान के चलो मुसलमान ज्यादा है तो पाकिस्तान बना दो, अगर हिंदू ज्यादा है तो उसको भारत बना दो, मतलब हिंदुस्तान बना दो। ऐसी बात की गई। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर दोस्तों ऐसा शायद कोई प्रांत नहीं था जहां पर के मुसलमान बहुसंख्यक हों, मतलब मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो। अब ये तो बड़ा चैलेंज बन गया भाई। बावजूद इसके काफी खोज करने के बाद दो इलाके ऐसे निकले जहां पर मुसलमान जो थे वह बहुसंख्यक में थे। एक एरिया था पश्चिमी हिस्सा और दूसरा था पूर्वी हिस्सा। लेकिन दोस्तों इसमें भी ध्यान देने की बात है, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है वहां पर भी खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता थे जो कभी विभाजन की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन उनकी आवाज को तो दबा दिया गया, उनकी आवाज को सुना नहीं गया। क्यों, क्योंकि इस समय दंगे बड़े स्तर पर भड़क रहे थे विभाजन को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान तो अब मुस्लिम लीग को चाहिए था। ऐसे में दोस्तों हुआ क्या, सबसे बड़ी त्रासदी का केंद्र क्या बन गए, एक तो पंजाब बना और दूसरा बंगाल बना। क्यों भाई, ये दोनों ही क्यों बने, विभाजन तो दूसरी जगह भी हुआ था दोस्तों, दूसरा भी एक बड़ी त्रासदी बनी थी। दोस्तों सबसे बड़ी त्रासदी यही थी, क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से सीमा पर थे। पंजाब बीच में से कटा था, बंगाल भी बीच में से कटा था। अब ऐसे में जो बाउंड्री पर बसे लोग थे उनके लिए बड़ा चैलेंज था दोस्तों। अब पंजाब का बीच में से विभाजन होना, मतलब बंटवारा, इसने एक बड़ी त्रासदी को पैदा कर दिया। और दूसरा क्या था दोस्तों, कि मान के चलो एक तरफ ये पाकिस्तान है और ये है भाई हिंदुस्तान। यहां पर मान के चलो हिंदुस्तान में मुस्लिम है,
अल्पसंख्यक हैं ये। वही पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में है भाई हिंदू अल्पसंख्यक। और यहां पर मुसलमानों ने इस हिंदुओं के ऊपर दोस्तों प्रताड़ित किया इनको। और यहाँ के हिंदुओं ने ना दोस्तों, यहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने इन मुसलमानों को प्रताड़ित किया। अब ऐसे में ये जो अल्पसंख्यक लोग थे इनकी तो दुर्दशा हो गई भाई। अब ये यहां से भागने पर मजबूर हो गए, यहाँ के हिंदू इधर भागने पर मजबूर हो गए। अब दोस्तों इन्होंने अपनी जगहों को छोड़ा, इनके ये बरसों से रह रहे थे उन जमीनों पर, उनको छोड़ करके अब दोस्तों ये शरणार्थी शिविरों में रहने पर मजबूर हो गए। इन्होंने अपनी जगहों को छोड़ दिया। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा विभाजन का मतलब क्या था। दोस्तों इसका मतलब तो ये हुआ कि दोस्तों आजादी का मतलब क्या है। दोस्तों कुछ लोगों के लिए आजादी तो एक बहुत बड़ा दर्द बन के रह गई। दोस्तों कुछ लोगों के लिए आजादी का मतलब कई वर्षों तक शरणार्थी शिविरों में रहना मात्र बन गया। ये बड़ी दुखद घटना थी। कुछ लोगों ने आजादी का उस दर्द को सहा है। अगर आप कभी दिल्ली आते हो, दिल्ली में आप ये जो मुखर्जी नगर वाला एरिया है, यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं जैसे कि इंदिरा विहार है, नेहरू विहार है, यहाँ पर सामान्यतः पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी लोग बसे हुए हैं। आप जाकर के उनसे पूछिएगा उसका मतलब क्या था। हालांकि आज के समय पर तो जितने भी लोग थे वो ठीक ठीक ठाक हमको व्यवसायी नजर आते हैं। अब दोस्तों ये जो विभाजन था उसका परिणाम क्या हुआ? उसका दोस्तों परिणाम सबसे भयानक था कि लाहौर, कोलकाता, अमृतसर जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े बन गए। लोगों को काटा जा रहा था यहाँ पर। भाई जिन एरियो में मुसलमान संख्या में ज्यादा है वहां हिंदुओं ने जाना बंद कर दिया। अब जहां पर मुसलमान जो है वो कम है, वो ज्यादा है, वहां पर हिंदुओं ने जाना बंद कर दिया। और जहां पर हिंदू ज्यादा है वहां पर मुसलमानों ने जाना बंद कर दिया। तो ऐसे हालात देश के अंदर पैदा हुए थे। और ये सबसे ज्यादा जो दंगे हुए मित्रों लाहौर के अंदर, कोलकाता के अंदर, अमृतसर के अंदर हमें देखने को मिले। ये कोई छोटे मोटे दंगे नहीं थे दोस्तों, ये बड़े स्तर पर देखने को हमको मिल रहे थे। और सेकंड, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों ने अपने घरों को छोड़ दिया। अब वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? शरणार्थी शिविरों में जाकर के रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में जाकर के रह रहे हैं। भाई अपनी जमीन को छोड़ रहे हैं, अपने घर को छोड़ रहे हैं। कहां पर रहने को मजबूर हो रहे हैं? रिफ्यूजी कैंप्स में। क्यों? क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के साथ साथ विभाजन भी हुआ था। ये विभाजन की विभीषिका थी। और दोस्तों हम जानते हैं तब भी हमारे देश के अंदर या किसी भी देश में युद्ध होता है या कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज्यादा जो समस्या का सामना करते हैं वो वुमेन्स होती हैं दोस्तों, औरतें होती हैं और बच्चे होते हैं। औरतों का रेप हुआ, औरतों को अगवा कर लिया गया और जबरदस्ती इनसे शादी कर ली। कुछ लोगों ने अपनी बहुओं को, बेटियों की हत्या कर दी इसलिए कि अपने घर की, कुल की इज्जत को बचाया जा सके। बात को समझिए। तो इस विभाजन का औरतों ने इसको औरतों ने इसको कितना सहा, आप इस बात को समझ सकते हैं। हम पहले ही बात चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, 80 लाख लोग अपने घरों को छोड़ दिया। 80 लाख लोग घरों ने, दोनों तरफ से लगभग 80 लाख का डाटा निकल कर आया था। और दोस्तों 5 लाख से कम 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, ऐसा जानकारी मिली थी जब आगे जाकर के सर्वे होता है। आप सोच करके देखिए कोविड में कितने लोग मरे थे, कितना शोर हुआ इस बात को लेकर के। आजादी के समय पर 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। ऐसी आजादी नसीब हुई थी हमको, ठीक है। और दोस्तों इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। और ये जो विभाजन हुआ था धर्म के नाम पर हुआ था, अभी हम इस बात को समझते हैं। देखिए दोस्तों एक बात तो सही है, हमारे देश का जो विभाजन हुआ वो धर्म के नाम पर हुआ, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हम। और इसमें एक जो सिद्धांत था वो था द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत। भले ही हम इसमें यकीन नहीं करते,
लेकिन विभाजन जो हुआ है वो तो धर्म के नाम पर ही हुआ है, ये एक अंतिम सत्य है इस बात का। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि 1951 में भाई हमारे देश के अंदर 12% मुसलमानों की आबादी थी। तो वो इस बात को खारिज कर देता है, द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत को खारिज कर देता है कि भारत के संदर्भ में ये जो कहा जा रहा था उस समय पर द्विराष्ट्रवाद, और 1991 में भारत में 12% मुसलमान की आबादी थी, और आज के समय में भी हम देखते हैं 20% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। वो इस बात को तो प्रमाणित कर रहे हैं कि ये मात्र एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम थी। तो दोस्तों इस बात का निष्कर्ष ये निकलता है, आज 20% से भी भारत के अंदर मुसलमान है, 20% से भी ज्यादा भारत के अंदर मुसलमान है। वो ये बताते हैं हमको कि भाई देखो, ये जो विभाजन था कहीं ना कहीं जो मुस्लिम और जो हिंदू समर्थित पार्टियां थी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा, हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मतलब उनकी जो पार्टियां थी। चलिए दोस्तों, हम एक चीज देखते हैं, जब हमारा देश 15 अगस्त को जब स्वतंत्र हुआ था तो भाई जश्न का माहौल था, बड़े बड़े नेता, नेहरू जैसे नेता तो जश्न में डूबे थे। अब गांधी कहाँ थे भाई, गांधी क्या कर रहे थे दोस्तों? गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए। गांधी कहाँ थे भाई? गांधी थे कोलकाता में। भाई कोलकाता में क्या कर रहे थे? वह कोलकाता में जहां पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे वहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे। और दोस्तों महात्मा गांधी के आमरण अनशन का जादुई असर होता था, और कोलकाता के बाद में वो दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने आमरण अनशन किया भाई दो बातों को लेकर के। पहली बात कौन सी थी? पहली बात, महात्मा गांधी चिंतित थे कि भाई एक नया मुल्क बना है पाकिस्तान, ठीक है, इसकी भी इज्जत करो। भाई जो भारत से कह रहे थे कि भाई जो तुमने मांगे की, जो तुमने कहा कि हम पाकिस्तान को जो वित्तीय सहायता देंगे उसको दो। भारत वित्तीय सहायता उस समय पर पाकिस्तान को नहीं दे रहा था। तो महात्मा गांधी ने पहला तो ये मुद्दा लिया, और दूसरा दोस्तों मुद्दा क्या लिया कि दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनको लेकर के उन्होंने आमरण अनशन किया। तो जैसे ही महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे तो उनके इस बात का असर होने लगा। भारत सरकार कुछ संशोधन के साथ अपनी बात को स्वीकार कर लेती है और वो पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं, महात्मा गांधी पाकिस्तान की मांगों का समर्थन कर रहे थे, महात्मा गांधी दंगों को शांत कर रहे थे। दंगों को शांत करने का सीधा मतलब था भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार है उनको रोका जाए। अब ऐसे में जो हिंदू संगठन थे अब वो इस बात से भाई नाराज हो गए। एक हिंदूवादी नेता था जिसका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। दोस्तों नाथूराम विनायक गोडसे ने क्या किया कि जो महात्मा गांधी थे, तीन यहाँ पर चार नहीं बल्कि तीन आए। नाथूराम विनायक गोडसे ने, आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा, आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी में 3 गोली मार करके इनकी हत्या कर दी भाई। कितनी गोली मार करके दोस्तों? 3 गोली मार करके महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व की हत्या कर दी गई। कब दोस्तों? इस डेट को याद रखिए, 30 जनवरी 1948 को। ये कभी भी प्री के एग्जाम में पूछी जा सकती है, और फिर ठीक है इस बात को याद रखिए। जैसे ही दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु हुई पूरे देश के अंदर से दंगे थम से गए। आप देख सकते हैं पूरे देश में जो दंगों का माहौल था अब एकदम से धारणा बदल गई। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे देश के तो खैर वो राष्ट्रपिता थे ही। पूरे देश में शोक का माहौल हो गया, दंगों में एक पल के लिए थम से गए। सभी लोग महात्मा गांधी की शोक यात्रा में शरीक हुए। कांग्रेस एकदम से एक्टिव मूड में आ गई। अब उसने क्या किया, जो ऐसे संगठन जो उग्रवादी किस्म के थे, जो कट्टर हिंदू समर्थक थे, कुछ समय के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया। और उनमें से एक संगठन था आरएसएस। आरएसएस एक संगठन था दोस्तों, कुछ समय के लिए इस पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला
इसी संगठन से संबंध रख रहा था। अब दोस्तों ये तो एक चैलेंज रहा हमारे सामने, विभाजन की त्रासदी का, जो कि महात्मा गांधी की हत्या तक चला। दूसरा एक चैलेंज था रजवाड़ों का विलय। दोस्तों आप ये समझे, जब हमारा देश अंग्रेज इसको छोड़ने को जब तैयार हुए, तो इस समय क्या हुआ भाई, एक दो भागों में हम इस समय अपने देश को बांट सकते हैं। एक कौन सा, जो अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल में था, और दूसरा भाई जो अंग्रेजों के कंट्रोल में ना होकर के देसी रजवाड़ों के कंट्रोल में था। पहला जो सीधे ब्रिटिश के कंट्रोल में था, दूसरा जो देसी रजवाड़ों के कंट्रोल में आता था। अब भाई हमारे देश के अंदर लगभग एक तिहाई हिस्से में देसी रजवाड़े थे। प्रत्येक चार में से एक देसी रियासत की प्रजा थी। अब देखिए बात को समझिएगा, अंग्रेजों से तो हम कह देंगे चलो भाई तुम जा रहे हो, अपनी हुकूमत हमें दो। अंग्रेज ने बोला ठीक है भाई, जब हम देश छोड़कर जाएंगे तो अपनी जगह पर तो आपको पॉइंट करेंगे ही। लेकिन दोस्तों देसी रजवाड़ों का क्या, देसी रजवाड़ों का आखिर होगा क्या? देसी रजवाड़ों के भविष्य को लेकर के एक बड़ी चुनौती थी भारत के सामने। अगर सभी देसी रजवाड़ों को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज आप सोच करके देखिए, हैदराबाद रहा, जूनागढ़ रहा, कश्मीर रहा, ये सब एक समय पर क्या थे, त्रावणकोर रहा। एक समय पर दोस्तों ये रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी। लेकिन आज तो इनका विलय हुआ, लेकिन आप सोच करके देखिए अगर इनका विलय नहीं होता तो हमारे देश की हालत क्या होती, कितने टुकड़ों में विभाजित होता। तो दोस्तों इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उनके साथ कुछ सहयोगी भी थे उनके। दोस्तों हमारे देश में लगभग 565 देसी रियासतें थी, और 565 देसी रियासतों का विलय करना अपने आप में चैलेंज का काम है ही। और दोस्तों जो देसी रियासतें थी ना, उनके सामने तीन विकल्प रखे गए। भाई पहला विकल्प तो भाई पाकिस्तान में भाग जाओ, दूसरा तो हिंदुस्तान में आ जाओ, तीसरा तुम स्वतंत्र। अब ऐसे में कुछ रियासतें ऐसी थीं, अब भाई उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो भाई हम स्वतंत्र रहेंगे। जैसे त्रावणकोर रही, हैदराबाद रही, कश्मीर रही। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह ने पता है क्या कहा, वो स्विट्जरलैंड घुमाए थे। उन्होंने कहा भाई हम तो स्विट्जरलैंड बनाएंगे कश्मीर को। अब माउंट बेटन साहब गए, उन्होंने कहा देख भाई ऐसा है, तो वो इधर इधर है हिंदुस्तान और इधर है पाकिस्तान, दोनों मारेंगे थप्पड़ खींच खींच के एक तरफ से, तुमको बना देंगे स्विट्जरलैंड। तो राजा हरि सिंह बोले भाई क्या बात करते हो, तो हमको समझाने आए हो? उन्होंने कि हम अपना देख लेंगे अपने आप। तो दोस्तों कश्मीर का विलय कैसे हुआ ये मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा लेक्चर है। दोस्तों हुआ क्या, अब एक मजेदार बात क्या थी, ये जो देसी रियासतों का विलय होना था ना, इसका फैसला किसे करना था, राजा को करना था। मतलब वहां पर जो जनता रह रही है ना, उसे कुछ नहीं करना, राजा बताएगा हम कहाँ जाएंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे, या स्वतंत्र रहेंगे। इसका फैसला कौन करेगा, राजा करेगा। तो दोस्तों एक बड़ा चैलेंज है भाई, लोकतंत्र जैसी चीज का क्या मतलब रह गया फिर, जनता का निर्णय ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों पॉइंट को नोट करिए, निर्णय कौन करेगा, राजा करेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा मणिपुर का क्या रहा। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी, भाई जिन देसी रियासतों ने, है ना, लगभग देसी रियासत जो थी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया। भाई इस शब्द को रट लेना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना, ये आजादी से संबंधित एक समझौता होता था जिस पर देसी रियासत के जो राजा थे वो हस्ताक्षर करते थे। दोस्तों 15 अगस्त 1947 तक लगभग रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कुछ रियासतों ने नहीं किए। उनमें से एक थी जूनागढ़, और एक था हैदराबाद, और एक कश्मीर, और एक था मणिपुर। इन्होंने नहीं किया, तो इन्होंने भाई खूब नाच दिखाया। कश्मीर का तो हम अलग से अध्ययन करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं, अभी डिटेल में भी देखते हैं। जूनागढ़ का तो जनमत संग्रह के द्वारा हुआ, और हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई के द्वारा होता है दोस्तों। और जो मणिपुर, दोस्तों मणिपुर है, इसका होता है राजा द्वारा, मतलब राजा पर दबाव डाल करके हमारे यहाँ के जो नेता थे उन्होंने जबरदस्ती दबाव डाल करके हस्ताक्षर करवा लिए थे। अब समझेंगे हम कैसे। चलो सबसे पहले हैदराबाद है दोस्तों। हैदराबाद में क्या हुआ, जिस समय पर हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था ना, तो को पहले बताता हूँ, हैदराबाद जो था ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों को बना करके हैदराबाद बनता था। दोस्तों आज का हैदराबाद कोई एक जिला नहीं है, उस समय पर एक बड़ी रियासत थी जो महाराष्ट्र
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को मिला करके बनती थी। भाई इसका राजा था निजाम। इसके राजा को कहते थे निजाम। क्या कहते थे? निजाम कहते थे। दोस्तों ये निजाम इतना पैसे वाला आदमी था, इसका नाम दुनिया के दौलतमंद लोगों की लिस्ट में शामिल था। ये वास्तविकता में बहुत पैसे वाला आदमी था। अब दोस्तों हुआ क्या, इसने भारत सरकार के साथ में 1 वर्ष तक यथास्थिति का समझौता कर लिया। ठीक है, कब तक? 1 वर्ष तक यथास्थिति का समझौता कर लिया। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की राजनीति बदल गई। अब भारत सरकार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तब आई, तब भाई साहब तेलंगाना में एक आंदोलन उखड़ पड़ा, किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन अपने आप में काफी बड़ा आंदोलन है। एग्जाम में भाई इस आंदोलन को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, तो किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे आंदोलन को लेकर के। तो अभी हम ये समझते हैं जैसे ये आंदोलन भड़का तो भाई वहां के निजाम ने ना अपना अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया। किसके लिए? किसानों के लिए। अब भाई भारत को मिल गया मौका हस्तक्षेप करने का। भारतीय सेना ने क्या किया, वो घुस गई हैदराबाद के अंदर। उसने निजाम की सेना को कंट्रोल करने के लिए हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में अब ऐसे में क्या हुआ, अब भारत को तो भाई एक आर्गुमेंट मिल गया, भाई हम तो लोगों के शोषण को बचा रहे हैं। भाई जो बेकाबू निजाम की जो सेना जो बेकाबू हो गई है, हम उसको काबू में करना चाहते हैं। अब दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप हैदराबाद का विलय हो गया भारत में। तो इसको कहा जाता है पुलिस कार्रवाई के द्वारा। दोस्तों 1-2 साल तक चर्चा हुई, उसके बाद दुनिया भूल गई कैसे विलय हुआ हैदराबाद का। आज तो देखिए हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए तो कहा जा रहा था कि ऐसी कश्मीर को भूल जाएंगे लोग। ठीक है, चलिए मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का अलग मुद्दा था। मणिपुर में एक राजा का शासन था। अब मणिपुर के राजा को भाई यकीन दिलाया कि तुमको हम ऑटोनॉमी देंगे, है ना। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता देंगे भाई, तुम चिंता मत करो। तुमको क्या करना है, अभी तुमको बस कुछ नहीं करना है, अपने यहाँ पर चुनाव कराने हैं। ठीक है, और संवैधानिक राजतंत्र को कायम करना है। तो ऐसा ही हुआ, बिल्कुल वहां पर चुनाव हुए और सरकार चुनी गई और संवैधानिक राजतंत्र वहां पर कायम हुआ। इस प्रकार से दोस्तों ये जो चुनाव हुआ था, लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से ये चुनाव किया था, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से। मतलब लोगों ने वोट दे करके राजा को चुना इस बार। अब ऐसा चुनाव हुआ तो इसके बाद में दोस्तों वहां पर जो विधानसभा है उसका गठन हमें वहां देखने को मिलता है। इस विधानसभा को 2 निर्णय लेने थे। एक अहम निर्णय लेना था। एक मतलब ये कि भाई साहब तुम मणिपुर तुमको कहाँ जाना है, स्वतंत्र रहना है या भारत के पास, भारत में आपको विलय करना है। ये निर्णय मणिपुर को लेना था, मणिपुर की रियासत को लेना था। अब एक खेमा था जिसका प्रतिनिधित्व करती थी कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि भाई देखो हम भारत में विलय करेंगे, लेकिन दूसरा जो पार्टियां थी वो इस बात पर राजी नहीं हुई। तो दोस्तों विधानसभा जो है ये स्पष्ट थी कि हमें भारत में जाना है, तो कहा। अब भारतीय नेता बात को समझ चुके थे कि भाई साहब विधानसभा की बस की बात नहीं है, अब इस बात पर निर्णय लेना। हुआ क्या दोस्तों, राजा जो था वहां का महाराजा, उसको पकड़ा, है ना, उसको पकड़ा, उससे कहा कि भाई हस्ताक्षर कर यहां तू शांति से। दबाव डाला उस पर और हस्ताक्षर करवा लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मणिपुर का भी विलय भारत में हो जाता है। अब दोस्तों ये तो थी हमारे राज्यों के पुनर्गठन की कहानी, जितना एनसीईआरटी में दे रखी है उतना। अब एक बड़ा मुद्दा दोस्तों, राज्यों को जब हमने पुनर्गठन कर लिया है ना, तो फिर संविधान सभा ने क्या किया मित्रों, संविधान सभा ने किया कि जितने भी हमारे राज्य थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसने? संविधान सभा ने। एक कैटेगरी मतलब ए, फिर बी, और हो जाता है सी, फिर हो गया डी। ये मैं अपने इनपुट्स दे रहा हूं अलग से। का, खा, गा और घा, कुल मिलाकर के इन राज्यों की संख्या थी 29 राज्य थे। कब दोस्तों? 1950 में। चलिए अब हुआ क्या, इन राज्यों ने डिमांड की क्या कि भाई सुनो शांति से, अब हमारी सीमाएं कितनी होंगी, कितनी छोटी होंगी, इसका निर्धारण हम करेंगे। तो उन्होंने पूछा जी सरकार आप करिए कैसे? उन्होंने कहा सुनो भाई, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब सरकार, भाई एक विभाजन तो कर दिया था धर्म के नाम पर, अब सरकार नहीं चाहती थी कि भाई दूसरा विभाजन हम भाषा के आधार पर कर दें क्या। अब ऐसे में मित्रों बड़ा चैलेंज बन गया ये तो।
करें तो करें कि अब कहां जाएं हम। अब दोस्तों एक बड़ी बात तो यह है कि स्वतंत्रता से पहले तो कांग्रेस भी बोली थी भाषा के आधार पर विभाजन होगा, राज्यों का निर्माण होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि पाकिस्तान जैसी चीज बन जाएगी। अब ऐसे में सभी जो नेता थे बड़े चिंतित थे इस बात को लेकर के। दोस्तों एक धर आयोग का गठन होता है। धर आयोग का गठन होता है एस के धर की अध्यक्षता में। 1948 में गठन होता है। इसकी रिपोर्ट आई, इसने कहा भाई सुनो, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर दोस्तों इसके बाद एक और आयोग बना, जेबीपी आयोग। ये भी 1948 में बना। अब इसका मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, इसने कहा सुनो भाई, सेम एस, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इतने में तो कहानी चली। दोस्तों एक प्रांत था उस समय पर, मद्रास प्रांत। आज का मद्रास नहीं, एक बड़ा मद्रास प्रांत था। यहाँ के जो तेलुगु लोग थे उन्होंने भाई साहब हुल्लड़ मचा दिया पूरी तरह से। इन्होंने कहा कि भाई जहां जहां तेलुगु लोग हैं उनको मिला करके आंध्रा राज्य बनाओ। अब सरकार चिंतित हो गई, ये एक ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है। भाषा के आधार पर देखना, दो दो कमेटियां तो मना कर चुकी हैं। तो आंदोलन बढ़ गया। इनके एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। कौन से नेता थे भाई? पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम है भाई इनका? पोट्टी श्री रामुलु। भाई ये कांग्रेस के नेता थे। मजेदार बात देखिए, कांग्रेस के नेता थे और उन्हीं के नेताओं के विरोध में जाकर के वो भूख हड़ताल पर बैठ के, दोस्तों 56 दिनों तक ये भूख हड़ताल पर बैठे। भाई 56 दिनों के बाद तो मृत्यु होना स्वाभाविक है, और फिर इनकी मृत्यु हो गई। अब जो आंदोलन भड़का आंध्र लोगों का, वो बेकाबू हो गया। अब सरकार मजबूर हो गई आंध्र का गठन करने के लिए तेलुगु भाषा। दोस्तों देश का सबसे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित होता है। जिस राज्य की भाषा तेलुगु बनती है वो था आंध्र राज्य। तो आंध्र राज्य का दोस्तों गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर, जिसकी भाषा क्या थी? तेलुगु थी। इसके बाद में दोस्तों जब इस राज्य का गठन हो गया 1953 में फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसी रिपोर्ट को आधार बना करके 1956 में एक अधिनियम आया। उस अधिनियम का नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम दोस्तों, ये फजल अली जो आयोग था ना, इसने क्या कहा पहले वो सुन लो। इसने क्लियरली ये नहीं कहा कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन कर दो। इसने ये कह दिया, ये थोड़ा लिबरल हो गया, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन का भी ध्यान रखा जाए। इसने ये बात कही। अब 1956 का जो अधिनियम आया उसके अंदर भाषा के आधार पर गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब 1956 अधिनियम के अंतर्गत 14 राज्यों का गठन हुआ दोस्तों, एंड 6 यूटी का गठन हुआ। दोस्तों पॉइंट को नोट करिएगा, 1926 अधिनियम में 14 राज्य और 6 यूटी का हमें गठन देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों, ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। क्लियर एकदम से, जो पूरा चैप्टर है उसका एनालिसिस हम कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा।